हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अरियंत पढ़ाकू एंड आई एम योर केमिस्ट्री मेंटर डॉक्टर पवन सैनी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं सैंपल पेपर 2 और ये हम टर्म 1 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसमें हमने सैंपल 1 पेपर 1 देख लिया था। ये आपकी बुक, आप इसको बुक में भी देख सकते हैं, बुक को ओपन करके रख सकते हैं साथ में। जब वीडियो आप देख रहे हो तो आपको इजी अच्छा कंपैरिजन मिलेगा इसके अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं सैंपल पेपर 2। आप बुक ओपन कर सकते हैं और इसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं सेक्शन ए। जैसा कि हम हर बार देखते हैं कि सेक्शन ए के इंस्ट्रक्शन पहले देखेंगे, और इंस्ट्रक्शन जो है, दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद ओवरऑल चॉइसेस टू अटेम्प्ट एनी 20 क्वेश्चंस। इफ मोर देन, इन केस मोर देन desirable number of questions will be attempted, then first 20 question will be considered for evaluation। ये थे इंस्ट्रक्शन। अब आते हैं हम क्वेश्चंस पर। सेक्शन ए के क्वेश्चन और क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन, थायमीन। ये बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है। थायमीन इज हेल्ड बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद द बेस। तो जैसे हम जानते हैं एडेनिन जो है ये थायमीन के साथ कनेक्ट होता है और ग्वानिन साइटोसिन के साथ कनेक्ट होता है। तो यहां पर हम जानते हैं कि थायमीन जो होता है ये विद 2 डबल बॉन्ड्स एडेनिन के साथ, और वैसे ही साइटोसिन जो होता है ये ग्वानिन के साथ में। जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है डीएनए की, उसमें इनका इस तरह से कनेक्शन होता है विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये था क्वेश्चन फर्स्ट फ्रॉम बायोमोलिक्यूल, दैट इज थायमीन कनेक्ट्स विद एडेनिन विद 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, द फॉलोइंग रिएक्शन, कार्बन मोनोऑक्साइड का हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं हम H2 से रिएक्शन, और इससे मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 से कराएंगे तो यहां कैटलिस्ट क्या यूज करेंगे ये हमें बताना है। अल्कोहल चैप्टर का क्वेश्चन है जिसमें ये मिथाइल अल्कोहल का एक कमर्शियल मेथड है, और इसमें हम जो कैटलिस्ट लेते हैं दैट इज Cr2O3, क्रोमियम ऑक्साइड विद Zn ऑक्साइड। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम कार्बन CO प्लस H2 को मिथेनॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं। यह था क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। यह पी ब्लॉक का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में द मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड HNO3, और ये HCl HNO3 को 3:1, याद कीजिए इसका नाम था एक्वारेजिया, जिसमें हम 3:1 में 3:1 HCl प्लस HNO3, इसका जब हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो जो रिएक्शन होती है 2H2O इसमें फॉर्मेशन होगा, 2H2O का, साथ में एक बनेगा NOCl एंड 2 नेसेंट क्लोरीन। ये नेसेंट क्लोरीन होंगे। तो ये रिएक्शन होगी एक्वारेजिया की रिएक्शन, और इस तरह से नाइट्रोसिल क्लोराइड इसमें बन जाएगा। ऑप्शंस में जो कंपाउंड्स हैं इनमें से जो बेस्ट मैच हो रहा है दैट इज NOCl, नाइट्रस क्लोराइड। ठीक है, नाइट्रोसिल क्लोराइड। NOCl इज टिल्डेन रिएजेंट नाइट्रोसिल क्लोराइड। एक्वारेजिया की रिएक्शन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, हेलो एल्केन का एक क्वेश्चन है, और इसमें हमें एक स्टेटमेंट गिवन, तो देखें इसमें आइडेंटिफाई द नेम ऑफ रिएक्शन। एक स्टेटमेंट के थ्रू हमें नेम ऑफ रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना है। ब्रोमो एल्केन्स आर प्रिपेयर्ड बाय रिफ्लक्सिंग द सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड्स विद ब्रोमीन इन CCl4। एक रिएक्शन इस तरह से होगी जिसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट लेते हैं। रिएक्शन हम करा रहे हैं इसमें Br2 के साथ में और CCl4 की प्रेजेंस में, और इससे RBr का फॉर्मेशन होता है, CO2 एंड AgBr, ये इस तरह से इसमें से रिमूव होंगे। ये नेम रिएक्शन है और साइंटिस्ट के नाम पर ये रिएक्शन है बोरोडिन हुंसडीकर रिएक्शन। तो इसका जो आंसर होगा, आंसर दैट इज ए, बोरोडिन हुंसडीकर रिएक्शन। ये था क्वेश्चन सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में ये पी ब्लॉक का क्वेश्चन है। व्हेन नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विद नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विद नाइट्रस ऑक्साइड, ए गैस इज रिलीज्ड विच कन्वर्ट H2O इनटू। तो यहां पर पहले हम रिएक्शन करा लेते हैं नाइट्रिक एसिड HNO3
जब इसकी रिएक्शन हम नाइट्रिक ऑक्साइड NO से कराते हैं तो ये जो नाइट्रिक एसिड होता है ये NO का रिडक्शन कर ऑक्सीडेशन कर देता है NO2 में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा इसको। और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब H2S से रिएक्शन करेगा तो ये H2S का ऑक्सीडेशन कर देगा और इसको सल्फर में कन्वर्ट कर देगा। H2S को ऑक्सीडाइज कर देगा सल्फर से, तो पहले बनेगा इसमें NO2 और NO2 जो है ये H2S को सल्फर में ऑक्सीडाइज करेगा। तो यहां पर ये H2S जो है ये सल्फर एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा सल्फर में। तो ये था क्वेश्चन सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 5। चलिए सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। बायोमोलिक्यूल का एक क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन को रिसेंटली ईयर्स में AIPMT में पूछा जा चुका है। चलिए देखें क्वेश्चन क्या है। द सेंट्रल डोगमा ऑफ मोलिकुलर जेनेटिक्स स्टेट्स दैट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम, कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्लो क्या होता है। तो फ्लो में क्या होता है, पहले डीएनए से बनता है आरएनए, डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन से बनेगा आरएनए, और आरएनए के ट्रांसलेशन से बनते हैं प्रोटीन। यानी ट्रांसक्रिप्शन प्लस ट्रांसलेशन, इसको मिलाकर हम बोल देते हैं सेंट्रल डोगमा। और ये जो सेंट्रल डोगमा स्कीम है ये डीएनए से प्रोटीन का फ्लो बताते हैं इसमें। तो इसका जो आंसर होगा, आंसर इज ए। सेंट्रल डोगमा मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ये था सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 सेक्शन ए, सॉलिड स्टेट का एक क्वेश्चन है ये। अमॉन्ग द गिवन कंपाउंड फ्रेंकल डिफेक्ट्स इज प्रेजेंट इन। फ्रेंकल डिफेक्ट हमें बताना है, और फ्रेंकल डिफेक्ट मोस्टली तब होता है जब केटायन एनायन में डिफरेंस हो और उसमें से जो केटायन है वो स्मॉल हो। तो ऐसे केस में मोस्टली देखा जाता है फ्रेंकल डिफेक्ट, और ये फ्रेंकल डिफेक्ट मिलेगा हमें AgBr में। AgBr के अंदर यहां पर हमें ये फ्रेंकल डिफेक्ट देखने को मिल जाएगा, जिसमें केटायन स्मॉल है, मोस्टली केटायन स्मॉल होता है, उसमें ये देखने को मिलता है। ये था फ्रेंकल डिफेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 सेक्शन ए क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग नाइट्रोजन एज कंपेयर टू अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप। नाइट्रोजन ग्रुप, पी ब्लॉक का क्वेश्चन है, नाइट्रोजन फैमिली का एक क्वेश्चन है। इसमें बताया कि नाइट्रोजन जो होता है अपने अदर ग्रुप से थोड़ा डिफरेंट शो करता है। क्या क्या है वो देख लेते हैं। इट हैज स्मॉल एटॉमिक रेडियस, बिल्कुल सही है, अपने ग्रुप में सबसे स्मॉल साइज जो होती है वो नाइट्रोजन की होती है। इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज फेयरली हाई, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, दैट मीन्स नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने ग्रुप में मैक्सिमम होगी। डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल इज फेयरली हाई, ये भी सही है। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती चली जाएगी, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज होती चली जाएगी। इसका मतलब नाइट्रोजन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अपने कंपाउंड्स के, जब ये अपने मॉलिक्यूल्स जो बनाता है उसमें बॉन्ड एनर्जी इसकी मैक्सिमम मिलेगी। इसका मतलब ये सारे के सारे 1 2 ABC ऑल 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर नाइट्रोजन। तो ये था क्वेश्चन सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट सेक्शन ए क्वेश्चन 9, अगेन पी ब्लॉक का क्वेश्चन है, नाइट्रोजन ग्रुप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज ऑन हीटिंग ए मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड विद KNO2 पोटेशियम नाइट्रेट। KNO2 के साथ जब हम अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं तो ये रिएक्शन प्योर नाइट्रोजन बनाने की रिएक्शन है। नाइट्रोजन बनाने का एक ये कमर्शियल मेथड भी है, या ये कहें लैब मेथड भी कह सकते हैं इसको। लैब में नाइट्रोजन बनाने का मेथड है अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन हम करा देंगे और वो KNO2 के साथ, तो इसमें नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है। नाइट्रोजन गैस के ये मैन्युफैक्चर का एक इंपॉर्टेंट मेथड है अमोनियम क्लोराइड। ये था क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम पी ब्लॉक सेक्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये सॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन है, हालांकि इसमें मैंगो की बात चल रही है बट ये सॉल्यूशन का है। द अनराइप मैंगो जिसका हम प्रिकल्स बनाते हैं उसी का ही क्वेश्चन है।
unripe mango placed in a concentrated salt solution to prepare pickles shrivels because। अब जैसे हमने इसमें कहा कि जैसे ही हम इसको concentrated solution में salt solution में डिप करें अगर अनराइप मैंगो को, तो वो श्रिंक हो जाते हैं, थोड़ा सा श्रिंक हो जाते हैं। क्यों होते हैं ये इसमें बताना है। तो इसमें इट लूजेस वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस, इट गेन वाटर ड्यू टू रिवर्स ऑस्मोसिस, इट लॉसेस वाटर ड्यू टू रिवर्स ऑस्मोसिस, इट गेन वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस। तो यहां पर क्या होता है, एक ऑस्मोसिस प्रोसेस होती है और उस ऑस्मोसिस प्रोसेस की वजह से वाटर का इसके अंदर लॉस होता है, लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस। तो ये जो ऑस्मोसिस की वजह से इसमें वाटर लॉस हो जाता है, इसकी वजह से ये अनराइप मैंगो जो है वो थोड़ा सा इसमें श्रिंक कर जाते हैं जब हम इसको कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में रखते हैं। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में, अगर हम डाइल्यूट सॉल्यूशन में रखते हैं तो डाइल्यूट सॉल्यूशन से ये वाटर गेन करते हैं और कंसंट्रेटेड में ये वाटर को लूज करते हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 अगेन पी ब्लॉक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज द नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 एंड सल्फर डाइऑक्साइड SO2, इन दोनों में कुछ प्रॉपर्टीज कॉमन है, लेकिन द प्रॉपर्टी विच शोन बाय वन ऑफ दीज कंपाउंड बट नॉट बाय अदर इज, यानी वैसे तो कुछ प्रॉपर्टी कॉमन है, लेकिन दोनों में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो एक तो शो करेगा दूसरा शो नहीं करेगा। इसके लिए हमें कुछ स्टेटमेंट गिवन है, चलिए देखते हैं एक एक करके। फर्स्ट, वन इज यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव, अदर नॉट। तो इसमें क्या होता है, सल्फर का SO2 जो होता है, ये SO2 का एक कंपाउंड बनता है सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम बाइसल्फाइड, और ये जो सोडियम बाइसल्फाइड होता है ये एज ए फूड प्रिजर्वेटिव यूज होता है। लेकिन NO2 का कोई भी कंपाउंड फूड प्रिजर्वेटिव में यूज नहीं होता। यानी फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है कि एक का यूज हम कर सकते हैं, दूसरे का नहीं करेंगे। वन इज रिड्यूसिंग एजेंट बट अदर नॉट, दोनों अपनी लो मीडियम ऑक्सीडेशन स्टेट में, नॉट हायर नॉट लोअर। SO2 +4 में जो +6 में भी जा सकता है, +2 में भी जा सकता है। NO2 +4 है जो +5 भी हो सकता है, +3 भी। यानी दोनों के दोनों रिड्यूसिंग एजेंट हो सकते हैं, दोनों ऑक्सीडाइजिंग भी हो सकते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। वन इज सॉल्युबल इन वाटर बट अदर इज नॉट, बोथ आर सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में सॉल्युबल होकर दोनों ही एसिड बनाते हैं और इसीलिए दोनों एसिड रेन का रीजन भी होते हैं। NO2 वाटर में डिसॉल्व होता है, SO2 भी वाटर में डिसॉल्व होता है और ये एसिडिक रेन के लिए रेस्पॉन्सिबल भी होते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी स्टेटमेंट इसके लिए करेक्ट नहीं है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम सेक्शन ए। नाउ क्वेश्चन 12, अमलगम। और दोस्तों जैसा हम जानते हैं अमलगम जो होता है मोस्टली यूज किया जाता है जब हम मरकरी के साथ किसी मेटल को मिक्स करते हैं। जब मेटल के साथ में ये कहें मरकरी और मेटल का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम अमलगम कहेंगे। मरकरी लिक्विड है और मेटल्स, अदर मेटल्स आर मोस्टली सॉलिड है, तो हम ये कह सकते हैं सॉलिड लिक्विड का कॉम्बिनेशन है ये। तो इसमें क्या होगा, जो अमलगम होंगे वो होंगे लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशंस, लिक्विड इन सॉलिड, यानी लिक्विड पार्ट कौन होगा, मरकरी, सॉलिड कौन होगा, अदर मेटल्स। यानी ये एलॉय है एक तरह का जिसमें लिक्विड मेट और सॉलिड का एक कॉम्बिनेशन है। तो ये था क्वेश्चन अमलगम, ये था क्वेश्चन नंबर 12 फ्रॉम सेक्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, और ये 13 नंबर क्वेश्चन जो है ये हम देख रहे हैं पी ब्लॉक का एक क्वेश्चन है। और देखें इसके अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैस कैन डिफ्यूज थ्रू रबर एंड ग्लास इजीली। तो जो गैस जितनी ज्यादा स्मॉल होगी, साइज में जितनी ज्यादा स्मॉल होगी वो उतना ही डिफ्यूजन ज्यादा शो करेगी, और इनमें सबसे जो स्मॉल साइज का है वो हीलियम है। यानी हीलियम जो है ये रबर या ग्लासेस से इजीली डिफ्यूज हो सकता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा द गैस हीलियम, नोबल गैस हीलियम। ये था क्वेश्चन नंबर 13 फ्रॉम सेक्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, क्वेश्चन नंबर 14 फ्रॉम सेक्शन ए इज इफेक्ट ऑफ
एडिंग wait, effect of adding a non-volatile solute to a solvent। जैसे राउल्ट्स लॉ में हम देखते हैं, वहां भी हमने देखा है कि जैसे ही हम नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट जब मिक्स करते हैं तो वो सरफेस एरिया डिक्रीज करके वेपर प्रेशर को डिक्रीज कर देते हैं। सरफेस एरिया जो होता है उसकी वजह से वो वेपर प्रेशर को डिक्रीज कर देते हैं, यानी लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। और वेपर प्रेशर में लोवरिंग होती है टू लोअर द वेपर प्रेशर। जब वेपर प्रेशर में लोवरिंग होती है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है और फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होगा और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। लेकिन यहां दोनों ही प्रोसेस हमें रिवर्स बता दी गई। तो करेक्ट आंसर इज टू लोअर द वेपर प्रेशर। तो जब किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर लो हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट लो हो जाता है। तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं इसकी। नेक्स्ट 15 ऑन, ये ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, एल्कोहल फिनोल ईथर पोर्शन से। ऑन हीटिंग ऑफ फिनाइल मिथाइल ईथर विद HI। तो फिनाइल मिथाइल ईथर को अगर हम देखें, जैसे यहां पर ये है फिनाइल मिथाइल ईथर और इसको हम HI के साथ हीट कर रहे हैं, HI के साथ इसको रिएक्ट कर रहे हैं, तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनेंगे। इसमें एक प्रोडक्ट बनेगा OH यानी कि फिनोल एंड सेकेंड प्रोडक्ट इज CH3I मिथाइल आयोडाइड। तो यहां पर आंसर होंगे फिनोल एंड मिथाइल आयोडाइड। ऑप्शंस में अगर हम देखें बेंजीन, इथाइल क्लोराइड, फिनोल, तो एक प्रोडक्ट इसमें गिवन है फिनोल। तो दोनों में से अगर एक भी ऑप्शन में अपन मैच कर रहा है, इट इज द बेस्ट मैच फॉर दिस रिएक्शन। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी फिनोल। और ये था क्वेश्चन नंबर 15 फ्रॉम सेक्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 IUPAC नेमिंग का इक्वेशन है, जो हेलो एल्केन, जो हम देख सकते हैं हेलो एल्केन चैप्टर का क्वेश्चन एक तरह से। और इसमें हमें IUPAC नेमिंग करनी है बेंजीन में। हम अगर यहां पर देखें फ्लोरीन, NO2 एंड CH3, ऑल थ्री आर ट्रीटेड एज सब्सटीट्यूएंट। इनको सब्सटीट्यूएंट की तरह ट्रीट करते हैं और सब्सटीट्यूएंट की जो नंबरिंग होती है वो लोवेस्ट लोकेशन के अकॉर्डिंग करते हैं। तो यहां पर अगर हम लोवेस्ट लोकेशन देखें 1 2 3 4, ये लोवेस्ट लोकेशन आ रही है हमारे। अब इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे। फ्लोरो F से स्टार्ट हो रहा है, नाइट्रो N से, और CH3, ये जो CH3 स्टार्ट हो रहा है ये मिथाइल M से। इन तीनों को जब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो सबसे पहले आएगा फ्लोरो, देन मिथाइल, देन नाइट्रो। लेकिन यहां पर पोजीशन भी देखें, फ्लोरो फर्स्ट पे होगा, मिथाइल 4 पर होगा और नाइट्रो 2 पर होगा। तो आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग इसमें हम यहां पर नेमिंग लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। क्वेश्चन 17 जो है ये पी ब्लॉक का क्वेश्चन है। हेलोजन दैट डज नॉट एग्जिबिट ए पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर इन देयर कंपाउंड इज। एक ऐसा, केवल एक ऐसा एलिमेंट है ये हेलोजन्स में, वो फ्लोरीन। फ्लोरीन जो होता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा होती है, 4.0 होती है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा होती है कि इससे ज्यादा EN वाला कोई इसको मिलता ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा होगी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विल गेट नेगेटिव चार्ज एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव विल गेट पॉजिटिव चार्ज, एंड नो अदर एलिमेंट हैव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन फ्लोरीन। तो फ्लोरीन ऑलवेज एग्जिबिट नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर ऑल कंपाउंड्स। तो यहां जो आंसर होगा, ये आंसर होगा फ्लोरीन, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से जो आंसर होगा, ये आंसर हमारा हो जाएगा फ्लोरीन, F। ये था क्वेश्चन नंबर 17 सेक्शन ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। इसमें क्लोरीन के कुछ ऑक्साइड्स गिवन हैं। लीस्ट स्टेबल ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन इज। तो दोस्तों क्लोरीन के जो ऑक्साइड्स हैं, हम यहां पर ये कह सकते हैं कि जो स्टेबिलिटी है,
stability of oxides is directly proportional to oxidation number. ऑक्सीडेशन नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी. अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर देखें Cl2O, यहां +1 होगा, Cl2O में +1, ClO2 +4, Cl2O7 +7 और ClO3 +6. ये इनके ऑक्सीडेशन नंबर. तो इनमें लीस्ट ऑक्सीडेशन नंबर जो है ये Cl2O का है. तो स्टेबिलिटी जो होगी ऑक्साइड्स में वो Cl2O की मिनिमम होगी. Cl2O हैज मिनिमम स्टेबिलिटी अमॉन्ग दीज 4 ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन. तो ये हमारा जो आंसर होगा, आंसर विल बी ए. ये था क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ सेक्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन 19. चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग आरएनए. आरएनए के लिए हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है. बायोमोलिक्यूल का एक क्वेश्चन है, न्यूक्लिक एसिड का. इट कंट्रोल द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. बिल्कुल सही है. प्रोटीन सिंथेसिस में जो आरएनए है इसका ही रोल होता है, जिसको हम ट्रांसलेशन भी कहेंगे. इट यूजुअली डज नॉट रेप्लिकेट. इसमें इनकरेक्ट बताना है. इट यूजुअली डज नॉट रेप्लिकेट. बिल्कुल सही है. ये रेप्लिकेट जनरली नहीं होता है. इट इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ सेल. बिल्कुल सही है, इसीलिए न्यूक्लिक एसिड कहेंगे हम इसको. इट हैज ऑलवेज डबल स्ट्रैंडेड अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर. ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि ये सिंगल स्ट्रक्चर में होता है, सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर में होता है. डबल हेलिकल में तो डीएनए होता है. तो ये स्टेटमेंट आरएनए के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. तो ये था क्वेश्चन 19 फ्रॉम बायोमोलिक्यूल. सेक्शन ए का क्वेश्चन 19. नाउ सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 20. Which of the following catalyst used in preparation of alkyl chloride by the action of dry HCl on alcohol? अल्कोहल के साथ अगर हम एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं एल्कोहल की और HCl के साथ, और हम चाह रहे हैं कि इसमें RCl का फॉर्मेशन हो, तो इसके लिए हम एक कैटलिस्ट मिलाते हैं ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2, और इस कॉम्बिनेशन को एक नाम देते हैं, दैट इज ल्यूकास रिएजेंट. ल्यूकास रिएजेंट. ल्यूकास रिएजेंट इज कॉन्सेंट्रेटेड HCl विद एनहाइड्रस ZnCl2. और ये ल्यूकास रिएजेंट एल्कोहल की रिएक्टिविटी को एनहांस करता है, OH की लिविंग एबिलिटी को इंक्रीज करके. तो यहां जो कैटलिस्ट होगा दैट इज एनहाइड्रस ZnCl2. रिएक्शन जो होगी वो होगी ल्यूकास रिएजेंट. ल्यूकास रिएक्शन भी, ल्यूकास टेस्ट भी कह सकते हैं हम इसको. तो ये था क्वेश्चन नंबर 20 फ्रॉम सेक्शन ए. नाउ क्वेश्चन 21. solubility of iodine in water may be increased by adding. अब हमें solubility increase करनी है, solubility of iodine ये हमें वाटर के अंदर इंक्रीज करनी है. तो कैसे इंक्रीज करें? तो इसके लिए हम इसमें अगर पोटेशियम आयोडाइड मिला देते हैं तो देखिए क्या होगा. I2 जो होगा ये पोटेशियम आयोडाइड के साथ में मिलकर KI3 बना लेगा, आयनिक कंपाउंड बना लेगा KI3. तो I2 जो है वो I3 में कन्वर्ट हो जाएंगे, I2 I3 में कन्वर्ट हो जाएंगे. और जैसे ये आयोडीन जो है, आयोडीन क्या होता है, नॉन पोलर एक तरह से, और ये आयोनिक में कन्वर्ट हो गया और आयंस बनते ही सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी. आयंस आर मोर सॉल्युबल इन वाटर देन नॉन आयोनिक कंपाउंड्स. तो यहां पर पोटेशियम आयोडाइड जो है ये सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कर देगा KI3 बनाकर. I3 माइनस जो होता है इंटर हेलोजन कंपाउंड जो है ये इस तरह से बन जाएंगे. ठीक है, I3 माइनस. तो आंसर आ जाएगा हमारा पोटेशियम आयोडाइड. नेक्स्ट क्वेश्चन 22. ये सॉलिड स्टेट का एक क्वेश्चन है. देखें क्वेश्चन क्या है. नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 4 ग्राम ऑफ X. कोई X एक कंपाउंड है X जिसका एटॉमिक मास 40 है, विच क्रिस्टलाइज इनटू BCC पैटर्न, बॉडी सेंटर्ड क्यूब. तो चलिए इसमें देखें. सबसे पहले अगर हम BCC की बात करते हैं तो BCC में यूनिट सेल जो होती है, यूनिट सेल या यूनिट में
इसमें 2 एटम्स होते हैं, 2 एटम्स इन 1 यूनिट। पहले हम इसमें नंबर ऑफ एटम्स देख लेते हैं कितने हैं। तो जो मॉलिक्यूल गिवन है इसमें अगर हम नंबर ऑफ एटम्स देखें, नंबर ऑफ एटम्स इन गिवन मॉलिक्यूल दैट इज मोल, मोल हो गए 4/40 इंटू Na, 4/40 इंटू Na। तो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ एटम्स जो हमारे आ गए 0.1 Na, 0.1 Na एटम आ गए। अब यहां पर हमने कहा यूनिट जो है वो 2 एटम्स में की है, एक यूनिट में 2 एटम्स होंगे। तो हमें पूछा गया है कि नंबर ऑफ यूनिट कितनी होंगी, तो नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी हो जाएंगी, टोटल एटम्स डिवाइडेड बाय 2, टोटल एटम्स डिवाइडेड बाय 2 यानी 0.1 Na डिवाइडेड बाय 2। तो ये जो आंसर होगा हमारा, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 0.1 Na डिवाइडेड बाय 2। पहले इसको मोल में कन्वर्ट किया, मोल से हमने एटम्स निकाले और एक यूनिट में 2 एटम्स हैं, तो जो एटम्स होंगे, यूनिट्स होंगी, वो होंगे एटम्स डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा इसके अंदर, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ यूनिट जो है इतने 40 ग्राम में कितनी होंगी। नेक्स्ट, सॉरी 4 ग्राम में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23, क्वेश्चन 23 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स प्रेजेंट इन ए सिंपल क्यूबिक, कि सिंपल क्यूबिक में कितने इसमें एटम्स होंगे। तो ये हम देखते हैं कि जब हम यहां पर फ्रैक्शंस निकालेंगे तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा यहां पर कि वॉल्यूम ऑफ एटम्स, वॉल्यूम ऑफ एटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ एटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो ये जो वॉल्यूम जो होगा एटम्स का, टोटल एटम्स का और टोटल उसमें क्यूब का, इसका जो रेशियो होगा इसी को हम कहेंगे पैकिंग, ये इसी को हम कहेंगे फ्रैक्शंस। और ये फ्रैक्शन इसी को हम अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यही हमारा बन जाता है एक तरह से पैकिंग एफिशिएंसी, यही होती है पैकिंग एफिशिएंसी। और ये यहां पर अगर हम देखें तो इसके लिए ये जो वैल्यू अपने को मिलती है दैट इज π/6, ये वैल्यू हमें मिलेगी π/6, जिसको हम कह सकते हैं अप्रोक्स 52.4 अगर परसेंटेज में इसको हम देखें तो ये है पैकिंग एफिशिएंसी, ये है करेक्ट फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय BCC, ठीक है, सिंपल क्यूबिक सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट मेथड यूज्ड टू डिस्टिंग्विश 1 प्रोपेनॉल टू 2 प्रोपेनॉल। तो 1 प्रोपेनॉल 2 प्रोपेनॉल में डिस्टिंग्विश करने का हमें बेस्ट मेथड इसमें बताना है। तो चलिए देखें, फर्स्ट है ऑक्सीडेशन विद एल्कलाइन KMnO4। अगर हमने एल्कलाइन KMnO4 का ऑक्सीडेशन कर दिया तो जो 1 प्रोपेनॉल है ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 प्रोपेनॉल कीटोन में कन्वर्ट रहेगा, लेकिन इनको हम फेलिंग सॉल्यूशन से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन विद एसिडिक डाइक्रोमेट रिएक्शन विद फेलिंग सॉल्यूशन बाय रिएक्शन विद फेलिंग। तो ये तो सेम रिएक्शन हो गई, जो रिएक्शन यहां पर हम देखें जो KMnO4 के साथ होती है, सेम रिएक्शन एसिडिक डाइक्रोमेट के साथ में, यानी दोनों में ही कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, जो कि फेलिंग सॉल्यूशन के साथ में कोई टेस्ट नहीं शो करेगा। थर्ड, ऑक्सीडेशन बाय हीटिंग विद कॉपर। अगर हम 1 प्रोपेनॉल की हीटिंग कराते हैं, ये है 1 प्रोपेनॉल, और 1 प्रोपेनॉल को जब हम हीट करते हैं कॉपर के साथ 573 केल्विन पर, तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एल्डिहाइड में, और ये फेलिंग टेस्ट शो करेगा। और अगर हम 2 प्रोपेनॉल, अगर हम ये लेते हैं 2 प्रोपेनॉल 573 केल्विन, तो ये जो 2 प्रोपेनॉल है ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रोपेनॉन में, यानी इन दोनों को हम फेलिंग सॉल्यूशन से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एल्डिहाइड फेलिंग सॉल्यूशन के साथ पॉजिटिव टेस्ट देगा, कीटोन ये टेस्ट नहीं देगा। तो इस तरह से हम डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 24। सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं।
व्हेन कंसंट्रेटेड H2SO4 कम्स इन कांटेक्ट विद शुगर, अगर हम ग्लूकोज या शुगर में एक टेस्ट ट्यूब में शुगर लेते हैं और साइड से अगर हम उसमें H2SO4 मिलाते हैं, तो जैसे ही H2SO4 कांटेक्ट में आता है शुगर के, ये बिल्कुल ब्लैक कलर का होता है, एक आवाज के साथ, एक बहुत आवाज आती है इसमें और उसके साथ ही ब्लैक कलर में ये कन्वर्ट हो जाता है। अब ये कन्वर्ट क्यों होता है? क्योंकि H2SO4 जो होता है कंसंट्रेटेड, ये इसमें डिहाइड्रेशन का काम करेगा, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करेगा और उसमें से H2O को ये बाहर निकालेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस तरह से डिहाइड्रेशन हो जाएगा और डिहाइड्रेशन की वजह से ये ब्लैक कलर का हमें मिलेगा। तो ये थे सेक्शन ए के 25 क्वेश्चंस। चलिए अब डिस्कस करते हैं सेक्शन बी। सबसे पहले सेक्शन बी के इंस्ट्रक्शन देखेंगे और इंस्ट्रक्शन वही है जो हम हमेशा की तरह सैंपल पेपर में देखते आ रहे हैं और ये इंस्ट्रक्शन है कि इसमें 24 क्वेश्चंस हैं सेक्शन बी में, जिसमें से आपको कोई 20 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने हैं। अगेन हम आपको याद दिला देते हैं, ये सभी क्वेश्चंस आपको बुक्स में अवेलेबल हैं, आप बुक ओपन करके रख सकते हैं अपने साथ में ताकि इसमें और अच्छे से कंपैरिजन हो जाए। तो यहां पर हम देखें 20 क्वेश्चंस इसमें अटेम्प्ट करने, 24 में से आपको एक एक क्वेश्चन चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 26 हेलो एल्केन का एक क्वेश्चन है। इसमें हमें एक रिएक्शन गिवन है और इस रिएक्शन में हमें CH3O- न्यूक्लियोफाइल दे रखा है और ये इथाइल मिथाइल एल्कोहल मीडियम में। तो सबसे पहले अगर हम रिएक्शन देखें, यहां पर ब्रोमीन जो होगा, ये ब्रोमीन पहले रिप्लेस होगा। मीडियम अगर हम प्रोटिक लेते हैं तो SN1 रिएक्शन होगी, SN1 रिएक्शन होगी और SN1 रिएक्शन के थ्रू पहले कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा और ये जो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, 1 डिग्री। और 1 डिग्री में इसमें होगा हाइड्राइड शिफ्ट यानी रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। और कार्बोकेटाइन का जब यहां पर हम रीअरेंजमेंट कराएंगे तो रीअरेंजमेंट के बाद ये कुछ इस तरह का आपको कार्बोकेटाइन मिलेगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हमें मिल जाएगा और अब इसमें यहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और आफ्टर न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, फाइनल प्रोडक्ट इज ईथर। फाइनल प्रोडक्ट हमें जो मिलेगा ये ईथर मिल जाएगा, यानी जो आंसर होगा ये आंसर हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा इसमें ए। ये था सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी का सेकंड क्वेश्चन, यानी कि यहां पर हम कहें तो क्वेश्चन नंबर 27 सॉलिड स्टेट का एक क्वेश्चन है जिसमें हमें कुछ वैल्यूज गिवन है। द मेटल हैज ए FCC लैटिस, the edge length of the unit cell is 404 picometer and the density of the metal is 2.72 gram per mole and what is the molar mass of metal। तो पहले हम इसमें एक डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी इज इन Z इंटू M अपॉन V, वॉल्यूम। ठीक है, जब हम ये सब वैल्यू पुट करते हैं डेंसिटी के लिए तो यहां पर हमें V यानी कि वॉल्यूम हो जाएगा और वॉल्यूम जो होगा क्यूब का वो होगा A क्यूब, जो एज लेंथ है A क्यूब। तो यहां पर हम देखें, इसको हम ये भी कह सकते हैं, जो Z है ये है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल और ये जो यूनिट सेल है FCC, इसमें Z की वैल्यू होगी 4, मास हमें फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम, और वॉल्यूम जो हमें गिवन है इनटू Na भी करेंगे यहां पर हम, इनटू Na। तो यहां जो वॉल्यूम है वो हो जाएगा A क्यूब और A क्यूब जो होगा यहां पर A क्यूब, A क्या है यहां पर एज लेंथ 401 इंटू 10 टू द पावर -8 मीटर। यहां पिकोमीटर में गिवन है तो मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे और डेंसिटी जो गिवन है, डेंसिटी इज 2.72। ये सब वैल्यूज जब पुट करेंगे तो फाइनली हमारा आंसर आएगा 27 ग्राम पर मोल इसका मास। ये जो मोलर मास आएगा M, ये इस फॉर्मूले को पुट करने के बाद आएगा 27 ग्राम पर मोल। तो फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला पुट करें और आंसर इसमें आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 27। अगेन एक क्वेश्चन है, ये वॉल्यूम जो चैप्टर है अपना सॉल्यूशन इस चैप्टर से है। 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व्ड इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, देन द मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड बेंजीन। तो मास परसेंटेज जो होगी
मास परसेंटेज जो होती है वो होती है मास अपॉन टोटल मास। जिसकी मास परसेंटेज निकालनी है उसका मास अपॉन टोटल मास। जैसे अगर हम CCl4 की परसेंटेज निकालेंगे तो CCl4 का मास कितना है 122। CCl4 का मास है यहां पर 122 और टोटल मास जो होगा 122 प्लस 22, ये हो गया टोटल मास। ऐसे जब हम बेंजीन की परसेंटेज निकालेंगे तो बेंजीन के लिए जो परसेंटेज आएगी, बेंजीन का मास अपॉन टोटल मास 122 प्लस 22 144 हो जाएगा। और ये जब हम वैल्यूज इसमें पुट करेंगे तो हम इसमें आंसर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं 22 अपॉन 144, तो ये जो वैल्यू होगी ये अप्रोक्स 1.1 अपॉन 6, यानी कि ये जो अपना आंसर होगा दैट इज आंसर हो जाएगा C 84.72 एंड 15.28%। तो ये इस तरह से हम इनकी परसेंटेज को कैलकुलेट कर लेंगे इस फॉर्मूले की हेल्प से। बहुत इजी फॉर्मूला है, डायरेक्ट हम इसमें पुट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29। क्वेश्चन 29, द यूनिट सेल विद डायमेंशंस अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा। ये बॉन्ड एंगल, ये एंगल्स हैं, एंगल बिटवीन एक्सिस, ये 90 डिग्री के हैं एंड ए इज इक्वल्स टू बी बट बी इज नॉट इक्वल्स टू सी। यानी दो लेंथ तो सेम होंगी बट एक जो लेंथ होगी वो डिफरेंट होगी। और ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये टेट्रागोनल की प्रॉपर्टीज होती हैं। ये तीनों जो प्रॉपर्टीज हैं ये तीनों के तीनों टेट्रागोनल की प्रॉपर्टी हैं। तो ये हम डायरेक्ट याद रख सकते हैं, जो ब्रेविस लेटिस हैं 14 वाले उसमें से। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन 30, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज और एग्जिबिट बाय फिनोल। अगर हम फिनोल की रिएक्शंस देखें, यहां पर फिनोल की रिएक्शन करा रखी है NaOH। तो फर्स्ट इज इट इज सॉल्युबल इन एक्वस NaOH। NaOH में सॉल्युबल होने के लिए वाटर से स्ट्रॉन्ग बेस होना जरूरी है, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड, वाटर से स्ट्रॉन्ग। और फिनोल जो होता है ये वाटर से स्ट्रॉन्ग होता है, यानी फिनोल जो होता है ये फिनोक्साइड से रिएक्ट कर जाता है, एसिड बेस कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, यानी एसिड और बेस ये डिसॉल्व हो जाएंगे और यहां पर सोडियम फिनोक्साइड बना के ये डिसॉल्व हो जाएंगे एंड इवॉल्व CO2 विद सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में CO2 गैस रिलीज करने की एक कंडीशन होती है कि जो एसिड है वो H2CO3 से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, H2CO3 के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो यहां पर ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है, क्योंकि फिनोल जो है H2CO3 से वीक होता है, तो ये CO2 इवॉल्व नहीं करेगा। सेकेंड ऑप्शन, soluble in NaOH does not evolve CO2 with aqueous sodium bicarbonate. This statement is totally correct. तो बेस्ट चॉइस जो होगी वो होगी ऑप्शन बी कि NaOH में soluble तो होगा बट ये CO2 गैस जो है ये इवॉल्व नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सल्फ्यूरिक एसिड का क्वेश्चन है, पी ब्लॉक का क्वेश्चन, ऑक्सीजन फैमिली का क्वेश्चन है। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज आल्सो नोन एज, तो कंसंट्रेटेड जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसको हम ऑयल ऑफ विट्रोल भी बोलते हैं, ऑयल ऑफ विट्रोल। और इस जो एसिड है H2SO4, इसका जो कमर्शियल मेथड है बनाने का वो है कॉन्टेक्ट प्रोसेस। कॉन्टेक्ट प्रोसेस के थ्रू हम H2SO4 को बनाते हैं और इसमें जो H2SO4 है ये स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो जो बेस्ट मैच है ये फर्स्ट हो जाएगा, ऑयल ऑफ विट्रियोल, कॉमन नेम इसका कॉन्सेंट्रेटेड का, कॉन्टेक्ट प्रोसेस के थ्रू ये बनेगा और डिहाइड्रेटिंग एजेंट है H2SO4 स्ट्रॉन्ग, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम सॉल्यूशन चैप्टर, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ये अपने को बताना है। ये सॉल्यूशन चैप्टर हेनरीज लॉ में डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट हेनरी लॉ कांस्टेंट वैल्यू।
तो जो सेम टेम्परेचर पर डिफरेंट डिफरेंट गैसेस जो होती हैं, इनके लिए वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट होती है हेनरी लॉ की, हेनरी कांस्टेंट की। हायर द वैल्यू ऑफ KH एट गिवन प्रेशर, हाईएस्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है ये स्टेटमेंट, क्योंकि जो सॉल्युबिलिटी होती है गैसेस की वो हेनरी कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं, यानी जिसके लिए हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। The value of KH increases with increases temperature and KH is function of nature of gas। बिल्कुल सही है, KH फंक्शन जो नेचर है गैसेस की उस पर डिपेंड करेगा और टेम्परेचर इंक्रीज होने पर ये वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। The partial pressure of the gas in vapor phase is proportional to mole fraction of gas in solution। जो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शंस ऑफ गैसेस के, इसी जो प्रोपोर्शनल का साइन जब हम रिमूव करते हैं तभी हेनरी कांस्टेंट को हम इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें से बाकी स्टेटमेंट तो करेक्ट है, बट ये स्टेटमेंट जो बी है ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 पी ब्लॉक का एक क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कुछ स्टेटमेंट हमें गिवन है, इसमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। बिस्मिथ हाइड्राइड इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन एसबी। तो यहां पर हम देखें, अगर हम नाइट्रोजन वाले ग्रुप के हाइड्राइड्स देखें, जब हम डाउन द ग्रुप आएंगे तो यहां पर जो रिड्यूसिंग नेचर है ये रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज होती चली जाएगी। रिड्यूसिंग नेचर या रिड्यूसिंग एजेंट जो होंगे, रिड्यूसिंग एजेंट ये इंक्रीज होते चले जाते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट आरए रिड्यूसिंग एजेंट प्रॉपर्टी, तो यहां सबसे ज्यादा मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा बिस्मिथ। तो ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। फर्स्ट तो ट्रू है। सेकंड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन फॉस्फोरस फॉस्फोरस, ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। जब हम सेकंड पीरियड से थर्ड पीरियड में आते हैं तो जो बॉन्ड एनर्जी होती है लोन पेयर वाले एलिमेंट्स में, लोन पेयर वाले में ये डिक्रीज होती है, क्योंकि एक तो नाइट्रोजन की साइज शॉर्ट है, ऊपर से लोन पेयर रिपल्शन हो रहा है उसमें। तो ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन एंड शॉर्ट साइज, नाइट्रोजन नाइट्रोजन की जो बॉन्ड जो है एनर्जी वो कम हो जाती है। लेकिन ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अमोनिया हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन फॉस्फीन, ये भी गलत है। अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट फॉस्फीन से ज्यादा हो जाता है। तो करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो होगा 33 में ए इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ अगेन सॉलिड स्टेट का एक क्वेश्चन है। NaCl टाइप क्रिस्टल्स हैं, NaCl टाइप क्रिस्टल हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर ए, NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर सपोज ए है, कैन बी कन्वर्टेड इनटू सीजियम क्लोराइड टाइप विच हैव कोऑर्डिनेशन नंबर बी। और अब आपको यह बताना है ये ए और बी क्या है और कन्वर्जन कैसे होगा ए और बी में। बाय अप्लाइंग सी प्रेशर, प्रेशर सी, प्रेशर और टेम्परेचर। अब देखो ऑप्शन जैसे हैं A66 यानी कि NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर 66, B इज 88, इसका मतलब ये हो गया कि जो CHCl है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 88, C हाई प्रेशर और ये हाई प्रेशर पे कन्वर्जन होगा। अगर ये तीनों सही है तो ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, देन ऑप्शन ए इज करेक्ट। NaCl का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है ये 66 होता है, सीजियम क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 88 होता है, और जब हाई प्रेशर होता है तो ऐसे में ये इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे इस प्रोसेस में। तो हमारा जो आंसर होगा 34 का आंसर इज ए। चले इसके बाद आते हैं क्वेश्चन 35, सेक्शन बी का क्वेश्चन 35। द स्ट्रोंगेस्ट एसिड ऑफ सेम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलाइड। अगर हम सेम ऑक्सीडेशन नंबर के हैलाइड देखें HClO4, HBrO4 एंड HiO4, तो इसमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग जो एसिड होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड ऑफ पीरियोडिक टेबल HClO4 पर क्लोरिक एसिड, ये तीनों के तीनों ही +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और +7 में जो हाईएस्ट जो मैक्सिमम जो है होता है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड
वो है HClO4, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। ये था क्वेश्चन नंबर 35। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन 36, सेक्शन बी का क्वेश्चन 36। और 36 क्वेश्चन क्या है? ए कंपाउंड ऑफ फॉर्मूला A2B3 हैज द HCP लैटिस। ये पूरा HCP लैटिस के अंदर है। इसमें ये बता रखा है कि विच एटम फॉर्म्स द HCP लैटिस एंड विच फैक्टर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज ऑक्यूपाइड बाय द अदर एटम्स। तो यहां पर हम देखें, जैसे सपोज करें यहां पर हमने ए और बी ये एटम्स लिए हैं। ये सपोज कर लेते हैं कि ये तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स में आएंगे और ये HCP लैटिस के अंदर आ रहे हैं बी। और हम जानते हैं HCP लैटिस में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं ये होते हैं 6, और टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो होती हैं वो नंबर ऑफ एटम्स की डबल होती हैं, यानी टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो हैं ये हैं 12। लेकिन अगर हम देखें ए जो है 1,3 टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करे तो यहां पर कितना हो जाएगा 1,3 इंटू 12 एंड 6, तो ये हो जाएगा 4,6। ये आ गया रेशियो 4 एंड 6 का। और सिंपल रेशियो जो हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो सिंपल रेशियो आएगा 2:3, 2:3। तो यहां पर जो आंसर आएगा ये हो जाएगा A2B3, यानी कि जो बी होगा ये तो होगा लेटिस पॉइंट में, और जो ए है ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर करते हुए होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर करते हुए। तो जो आंसर होगा ये आंसर हो जाएगा यहां पर बी लेटिस एंड A13 टेट्राहेड्रल। तो आंसर इज सी, आंसर हो जाएगा इसका सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन 36 में देखें ClF3 एग्जिस्ट बट FCl3 डज नॉट बिकॉज ऑफ। तो ये इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हैं, और इंटर हैलोजन कंपाउंड फॉर्मेशन होने के लिए एक तो यहां पर हम देखें कि जो सेंट्रल एटम है ये लार्ज साइज का होना चाहिए और वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होने चाहिए। ClF3, अगर हम ClF3 की बात करते हैं ClF3 की, तो यहां क्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल भी होते हैं और इसकी साइज फ्लोरीन से ज्यादा होती है। तो यहां पर हम देखें Cl हैज वैकेंट डी ऑर्बिटल बट फ्लोरीन हैज नो डी ऑर्बिटल, बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट है क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फ्लोरीन। यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कोई रिलेशन नहीं है। Cl इज लार्जर इन साइज देन फ्लोरीन। तो जो सेंट्रल एटम होता है उसको साइड एटम से लार्ज साइज का होना होता है, यानी ए एंड सी ये करेक्ट है। तो हमारा जो आंसर होगा दैट इज डी, बोथ ए एंड सी। ये था क्वेश्चन नंबर 37। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। क्या है 38 क्वेश्चन में? द फॉर्मूला यूज्ड टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ सोल्यूट इन टर्म ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज। तो यहां पर हम देखें जो डिप्रेशन है फ्रीजिंग पॉइंट में उसका जो फॉर्मूला है, पहले वो फॉर्मूला देखते हैं कि हमने क्या फॉर्मूला यूज किया था। तो डेल्टा TF इक्वल्स टू होता है KF इंटू मोलेलिटी। और मोलेलिटी का जो फॉर्मूला होगा मोलेलिटी का, ये फॉर्मूला यहां पर क्या हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूट अपॉन, अगर हम मास ऑफ सोल्यूट को अगर हम m से डिनोट करें m2 से मास ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट, तो ये तो हो गए मोल्स ऑफ सोल्यूट। एंड सॉल्वेंट यहां पर हमने ले लिया है W1, और अगर ये ग्राम में लेते हैं तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर ये फॉर्मूला हो गया डेल्टा TF का। लेकिन यहां पर हमें मोलर मास ऑफ सोल्यूट बताना है। मोलर मास ऑफ सोल्यूट मींस W2, या ये कहें हम मोलर मास जो है, ये मोलर मास जो होगा ये W2 हमने मोलर मास को यहां पर मान लिया है। अब यहां पर देखिए यहां सब में M2 मोलर मास माना है, तो हम इसको रिवर्स कर देते हैं। हम ये देख लेते हैं कि W2 जो है ये तो मान लेते हैं W2 गिवन वेट, और M2 मान लेते हैं मोलर मास, M2 मोलर मास क्वेश्चन के ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। तो यहां हमें M2 फाइंड आउट करना है। तो M2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा KF इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TF इंटू W1। तो ये जो फॉर्मूला होगा, ये जो बेस्ट मैचिंग वाला ऑप्शन होगा दैट इज
तो यहां फॉर्मूला जो हो जाएगा, यहां पर हम देख सकते हैं आंसर हो जाएगा बी, आंसर इज बी। तो ये था क्वेश्चन, सॉल्यूशन चैप्टर से क्वेश्चन था 38। नाउ क्वेश्चन नंबर 39। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, क्वेश्चन 39, कंसिडर द फॉलोइंग रूट मैप ऑफ रिएक्शन। एक रिएक्शन हमें गिवन है और इसके फाइनल प्रोडक्ट एक्स एंड वाई हमें बताने हैं। देखते हैं क्या है। तो इसमें पैरा मेटा पोजीशन पर OH एंड CH3 ग्रुप है। सबसे पहले इसकी रिएक्शन करा रखी है क्लोरोफॉर्म एंड NaOH से। तो क्लोरोफॉर्म एंड NaOH और साथ में यहां पर एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करा रखा है। रिएक्शन का नाम है रिमर टिमन रिएक्शन, और रिमर टिमन रिएक्शन में क्या होगा, OH की ऑर्थो पोजीशन पर, OH की ऑर्थो पोजीशन पर एल्डिहाइड ग्रुप आएगा, यानी जो X बनेगा वो OH के ऑर्थो पर CHO ग्रुप। अब देखते हैं ऑप्शन में, यहां OH के ऑर्थो पोजीशन पर CHO ग्रुप है, Y के अंदर OH के ऑर्थो पोजीशन पर अगेन यहां पर है एल्डिहाइड ग्रुप है, यहां पर भी OH की ऑर्थो पोजीशन पर है और यहां पर भी ऑर्थो की OH पोजीशन, यानी जो X है वो ऑलमोस्ट 2 कंपाउंड्स बन रहे हैं। वो बात अलग है कि अगर हम देखें यहां पर दोनों ऑर्थो पोजीशन वैकेंट हैं, तो हम ऐसी ऑर्थो पोजीशन को सेलेक्ट करेंगे जहां पर क्राउडिंग मिनिमम हो, यानी जो आंसर हमारा होगा ये आंसर या तो बी होगा या फिर ये आंसर हमारा डी होगा। अब इनमें से एक्स तो सिलेक्ट कर लिए, अब वाई। तो यहां पर नेक्स्ट ये जो कंपाउंड बन जाएगा, नेक्स्ट है हेलोजिनेशन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन एक्टिवेटिंग ग्रुप की ऑर्थो पैरा साइड पर होगा। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप है यहां पर OH, तो OH की पैरा पोजीशन पर यहां पर अटैक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन रिएक्शन। ये हो जाएगा हमारा आंसर, जिसमें फर्स्ट स्टेप रिमर टिमन रिएक्शन एंड सेकंड स्टेप इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये था क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 40। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन 40 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट XeF2। XeF2 के लिए हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो यहां पर अगर हम XeF2 के बारे में देखें तो XeF2 की स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार। XeF2 जो होता है लीनियर स्ट्रक्चर का होता है और इसमें sp3d ये हाइब्रिडाइजेशन होगा, जिसमें 3 लोन पेयर्स होंगे, ये कॉर्नर्स पर होंगे, ट्राइगोनल के कॉर्नर पर। यानी XeF2 में क्या होगा, 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 बॉन्ड पेयर एंड 3 लोन पेयर, ये सब होता है XeF2 में। हमें इसमें बताना है नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। तो यहां इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, तो अगर हम ऑप्शन देखें, सेकंड ऑप्शन देखिए, कंटेन्स 2 बॉन्ड पेयर बिल्कुल सही है, बट 2 लोन पेयर, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि इसमें 2 लोन पेयर नहीं है, इसमें 3 लोन पेयर हैं। XeF2 ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग दोनों एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है। इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डायरेक्ट रिएक्शन बिटवीन F2 एंड Xe, ये भी सही है। XeF2 undergoes alkaline hydrolysis to give O2 and Xe, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो यहां पर जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन बी। ये था क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। नेक्स्ट क्वेश्चन 41। क्वेश्चन 41, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग एमिनो एसिड्स। एमाइनो एसिड्स के लिए स्टेटमेंट देखते हैं नॉट करेक्ट। In these, NH2 and COH groups are attached to different carbon atom. इसमें हमें बताना है नॉट करेक्ट। न्यूट्रल प्रोटीन्स आर कॉमनली मेड अप ऑफ L आइसोमर, बिल्कुल सही है। L और D आइसोमर में L आइसोमर, L एमाइनो एसिड्स के ये नेचुरल प्रोटीन बने होते हैं। प्रोटीन आर पॉलीएमाइड फॉर्म एमाइनो एसिड्स। तो प्रोटीन के अंदर हम देखें, प्रोटीन आर पॉलीएमाइड फॉर्म फ्रॉम एमाइनो एसिड, बिल्कुल सही है। एमाइनो एसिड के पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से ही बनता है ये प्रोटीन्स। 20 एमाइनो एसिड्स हैं जिससे हमें नेचुरल प्रोटीन मिलता है, 10 इसेंशियल 10 नॉन इसेंशियल। तो इसमें जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। इन दीज एमाइनो एंड COH ग्रुप आर अटैच्ड टू डिफरेंट कार्बन एटम। तो अगर हम देखें यहां पर कि जो एमाइनो एसिड्स होते हैं, अल्फा एमाइनो एसिड्स,
ये अल्फा एमाइनो एसिड सेम कार्बन से कनेक्टेड होते हैं, ये ग्रुप डिफरेंट होता है। यहां पर अल्फा एमाइनो एसिड होते हैं नेचुरल एमाइनो एसिड्स और सेम कार्बन पर COH एंड NH2 कनेक्टेड होंगे। तो ये स्टेटमेंट जो होगा ये इनकरेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 42, इन द फॉलोइंग रिएक्शन, एक रिएक्शन हमें गिवन है जिसमें इथाइल अल्कोहल को एक्सिस में ले रखा है और उसकी रिएक्शन एसिडिक मीडियम में H2SO4 और टेम्परेचर ले रखा है 413 केल्विन, या इसको हम 140 डिग्री सेंटीग्रेड भी कह सकते हैं, 140 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हमें करना है। ये जो रिएक्शन है एक नेम रिएक्शन है विलियमसन कंटिन्यूअस ईथर सिंथेसिस, विलियमसन कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन भी कह सकते हैं। और इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है ये ईथर होता है, डाई इथाइल ईथर। डाई इथाइल ईथर इसका प्रोडक्ट होगा। रिएक्शन में इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन होगा। 140 है इसलिए डिहाइड्रेशन हो रहा है, अगर यही 170 होता तो इसमें एल्कीन बन जाता, और यही टेम्परेचर बिलो 100 होता तो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट भी बन सकता था। लेकिन टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन है, डाई इथाइल ईथर का फॉर्मेशन यहां हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 जो है ये ग्लूकोज, यहां पर जो हमें स्ट्रक्चर गिवन है, दीज आर स्ट्रक्चर एंड ऑफ फ्रक्टोज, ये फ्रक्टोज की हमें स्ट्रक्चर गिवन है। तो इसके अलावा यहां एक करेक्शन और है छोटा सा, कि यहां ये फर्स्ट ऑप्शन दैट इज पायरेनोज, फर्स्ट ऑप्शन इज पायरेनोज। चलिए अब करते हैं इस क्वेश्चन को। कंसीडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्रक्टोज, और फ्रक्टोज जो होता है इसके ओपन चेन में तो कीटोन ग्रुप होता है, बट ये साइक्लिक फॉर्म है। 5 मेंबर्ड रिंग होती है इसमें, जिसमें 4 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है, 5 मेंबर्ड रिंग। चलिए स्टेटमेंट देखते हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर आर नेम्ड एज पायरेनोज, बिल्कुल सही है। सॉरी, ये स्टेटमेंट जो फर्स्ट है ये इनकरेक्ट है, ये जो स्ट्रक्चर है ये इनकरेक्ट है, क्योंकि ये फ्यूरेनोज होती हैं। 5 मेंबर्ड स्ट्रक्चर दीज आर फ्यूरेनोज, तो यहां पर ये पायरेनोज है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इसका फर्स्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी, द साइक्लिक स्ट्रक्चर्स आर 2 एनोमर्स ऑफ फ्रक्टोज, बिल्कुल सही है। जो साइक्लिक स्ट्रक्चर हैं इसको हम एनोमर्स कहेंगे, आइसोमर्स को। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड हावर्थ स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर को हम हावर्थ स्ट्रक्चर भी नाम देते हैं, चाहे वो ग्लूकोज की हो, चाहे फ्रक्टोज की हो, चाहे डाइसेकेराइड को, चाहे पॉलीसेकेराइड की हो। तो यहां फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि 5 मेंबर रिंग तो फ्यूरेनोज होती हैं, यहां हमें पायरेनोज गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन 44। क्वेश्चन 44 जो है, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, एक कुछ कंपाउंड अपने को गिवन है, फर्स्ट सेकंड एंड ये यहां पर, और हमें इसको रिएक्टिविटी ऑर्डर में अरेंज करना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ गिवन कंपाउंड्स टुवर्ड्स SN1 सब्स्टिट्यूशन, SN1 सब्स्टिट्यूशन। तो SN1 सब्स्टिट्यूशन के लिए अगर हम रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें तो वो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, तो यहां पर हम देखें जो मोर रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। और यहां पर अगर हम देखें तो कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी होगी, यहां +M इफेक्ट लगेगा, तो यहां सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, यहां स्टेबल बाय रेजोनेंस होगा, और यहां पर इन दोनों में बाकी जो दोनों हैं इनमें +I इफेक्ट लग जाएगा। तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगा दैट इज C, तो मोस्ट रिएक्टिव C, देन D, देन A एंड B। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन C, D, C मोस्ट स्टेबल ड्यू टू +M इफेक्ट ऑफ OCH3, D रेजोनेंस है, A एंड B में हम +I इफेक्ट से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 44, जिसके अंदर हमें यहां पर रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना था टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन, हेलो एल्केन का इक्वेशन है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 टू 49, इन क्वेश्चंस के लिए हमें कुछ डायरेक्शंस गिवन है। डायरेक्शंस हैं, फॉर गिवन क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट आर गिवन,
one labeled assertion and other labeled as reason. Select the correct answer to these questions from the code ABCD. जो ABCD कोड गिवन है, देखिए क्या है. कोड A, both A and R are true and R is the correct explanation of A. B ऑप्शन जो होगा, both A and R are true but R is not correct explanation of A. And option C, A is true but R is false, and D is A is false and R is true. चलिए एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन 45 एसेशन रीजन का. ग्लूकोज डज नॉट गिव्स 2,4-DNP टेस्ट. ग्लूकोज 2,4-DNP टेस्ट नहीं देता है. क्यों नहीं देता है? रीजन, ग्लूकोज एग्जिस्ट इन साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म, और साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म 2,4-DNP के साथ में वो टेस्ट देते हैं जिनमें फ्रीली कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट हो. लेकिन ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर होने की वजह से ये टेस्ट नहीं देता, और ये रिएक्शन जो है 2,4-DNP का टेस्ट शो नहीं करना, ये रिएक्शन हम कह सकते हैं ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर की तरफ रिप्रेजेंट करता है इसको. तो यहां पर जो है ये आंसर हो जाएगा ए. बोथ एसेशन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसेशन. सेकेंड क्वेश्चन यानी 46 एसेशन रीजन का सेकेंड. मिक्सचर ऑफ O2 and helium gas is used by divers inside the sea. तो जो स्क्यूबा डाइवर्स होते हैं उनकी जो सिलेंडर्स होते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर, वो हीलियम के साथ में डाइल्यूट किए हुए होते हैं. नाइट्रोजन के साथ नहीं होते हैं, वो मोस्टली नाइट्रोजन के साथ होते हैं, नॉर्मल जो ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं, बट यहाँ हीलियम के साथ में. वो ऐसा इसलिए क्योंकि जब डाइव करेंगे तो प्रेशर बहुत ज्यादा होता है वहां पर, और प्रेशर में जो है अदर गैसेज जो है वो ब्लड में डिसॉल्व हो सकती हैं. बट हीलियम इज नॉट सॉल्युबल इन ब्लड इवन एट हाई टेम्परेचर. तो हाई टेम्परेचर पर ये सॉल्युबल नहीं होता, वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, इसी वजह से हीलियम के साथ में डाइल्यूट करके लेते हैं ऑक्सीजन को. तो यहां पर जो आंसर होगा, आंसर इज ए. बोथ एसेशन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसेशन. नेक्स्ट 47 क्वेश्चन 47 assertion is in alkyl hydrolysis of a tertiary halide by a aqueous solution of alkali, if concentration of alkali is doubled then the reaction is remain constant. तो यहां पर हम देखें एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस जो होता है RX का, जब हम इसकी वाटर से रिएक्शन कराते हैं, एक्सिस में लेते हैं H2O को, और यहां पर जो प्रोडक्ट बनता है ये अल्कोहल, इसमें फॉर्मेशन होता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन. एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस में हम देखें तो यहां पर हम कोई डाइल्यूट बेस लेंगे, डाइल्यूट बेस, यहां से जो रिएक्शन की रिएक्टिविटी है ये हेलो एल्केन पर डिपेंड करेगी, बट यहां इस पर डिपेंड नहीं करेंगे क्योंकि ये SN1 रिएक्शन है. SN1 रिएक्शन में केवल कॉन्सेंट्रेशन हम हेलो एल्केन की लेते हैं, ओनली हेलो एल्केन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, बट न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा. यानी अगर हम न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन को, एल्कली को डबल भी कर दें तो भी रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ट्रिपल कर दे तो भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा. रीजन क्या है? टर्सरी एल्काइल हैलाइड विद एक्वस एल्कली गिव्स SN1 रिएक्शन. टर्सरी हैलाइड जो होते हैं वो SN1 के लिए बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो SN1 रिएक्शन होने की वजह से यहां पर एल्कली के साथ कोई इफेक्ट नहीं आएगा. यानी जो हमारा आंसर होगा दैट इज ए. बोथ एसेशन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसेशन. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 48. अगेन 48 में एक एसेशन गिवन है. द डेंसिटी ऑफ ग्लिसरॉल इज हायर देन प्रोपेनॉल. डेंसिटी ऑफ ग्लिसरॉल इज हायर देन प्रोपेनॉल. तो ग्लिसरॉल की जो डेंसिटी होगी, ग्लिसरॉल क्या होगा? जिसमें 3 कार्बन होंगे और ऑल 3 कार्बन कंटेन OH ग्रुप, ये है ग्लिसरॉल. और प्रोपेनॉल, ये हो गया प्रोपेनॉल. अब यहां पर देखें, ये तो गया स्टेटमेंट इज ट्रू. ग्लिसरॉल जो होता है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होने की वजह से इसमें जो होगी विस्कोसिटी कहें या डेंसिटी कहें वो ज्यादा हो जाती है.
ग्लिसरॉल कंटेन 2 OH ग्रुप ड्यू टू विच इट शो एक्सटेंसिव इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ग्लिसरॉल के अंदर जो होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होने की वजह से, यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होने की वजह से ये एक्सटेंसिव इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां पर हम थोड़ा करेक्शन कर रहे हैं, ये 2 नहीं है, ये 3 OH ग्रुप है, 3 OH ग्रुप। तो 3 OH ग्रुप होने की वजह से यहां पर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी, और ये एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो यानी आंसर हो जाएगा इसका ए। बोथ एसेशन एंड रीजन आर करेक्ट, ट्रू, एंड यहां पर हम कहें कि एक्सप्लेनेशन भी इसका प्रॉपर हो रहा है। तो 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, एसेशन रीजन का एक लास्ट क्वेश्चन, सेक्शन बी का एक लास्ट क्वेश्चन। और सेक्शन बी का जो लास्ट क्वेश्चन है ये है, एसेशन टू मेक ए पेंटिंग ओवर ग्लास वी यूज्ड फ्लोरीन। टू मेक ए पेंटिंग ओवर ग्लास वी यूज्ड फ्लोरीन। तो फ्लोरीन के लिए हम यूज करते हैं जो कह सकते हैं ग्लास पे, इसमें फ्लोरीन को इसलिए यहां पर देखें, टू मेक ए पेंटिंग ओवर ग्लास वी यूज फ्लोरीन। फ्लोरीन का क्यों यूज करते हैं ग्लास के ऊपर पेंटिंग करने में, इसका रीजन बता रखा है कि फ्लोरीन अटैक ऑन ग्लास बट वेरी स्लोली, बहुत स्लो अटैक होता है इसका, यानी ये एक तरह से ग्लास को बहुत कम हार्म जो है हार्म करेगा, वेरी लेस हार्मिंग, ठीक है ना, क्योंकि इसमें रिएक्टिविटी बहुत स्लो है फ्लोरीन की ग्लास पर अटैक करने के लिए। तो यहां पर हम कहेंगे कि ये इसीलिए हम फ्लोरीन को यूज करते हैं पेंटिंग में। तो यहां पर भी आंसर जो होगा वो होगा आंसर ए। बोथ एसेशन एंड रीजन आर ट्रू, एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसेशन। तो ये थे क्वेश्चन सेक्शन बी के क्वेश्चन, क्वेश्चन अप टू 49। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेक्शन सी। चलिए तो अब सेक्शन सी डिस्कस करते हैं। सेक्शन सी में पहले इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद ओवरऑल चॉइस टू अटेम्प्ट एनी 5, यानी आपको 6 क्वेश्चंस गिवन होंगे, उनमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और अगर आपने 6 अटेम्प्ट कर दिए तो फर्स्ट 5 को काउंट कर लिया जाएगा फॉर इवेल्युएशन पर्पस। ये है सेक्शन सी। एक एक क्वेश्चन इनके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन, और फर्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 50, और ये क्वेश्चन जो है पी ब्लॉक से लिया गया है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनालॉजीज इज इनकरेक्ट। कौन सी एनालॉजी इनकरेक्ट है, एक बार आपको फिर से याद दिला देते हैं कि ये क्वेश्चंस आपको बुक में भी अवेलेबल हैं, तो आप क्वेश्चंस करते वक्त बुक ओपन करके रखिए, जिससे आप बहुत अच्छे से कंपेयर कर पाएंगे क्वेश्चंस को। तो यहां पर जो ऑप्शन ए है, ए यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट अमोनिया एंड ऑक्सीडाइजिंग इन रॉकेट फ्यूल इज नाइट्रिक एसिड, बिल्कुल सही है। अमोनिया का हम यूज करते हैं एज ए रेफ्रिजरेंट, और साथ में नाइट्रिक एसिड को हम ऑक्सीडाइजर इन रॉकेट फ्यूल में यूज करते हैं। फर्स्ट एनालॉजी इज करेक्ट। सेकंड, अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सेनिक, ये नाइट्रोजन वाला जो ग्रुप है, डाउन द ग्रुप बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहे हैं, बिल्कुल सही है। अमोनिया, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप नीचे आएंगे वैसे वैसे लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी डिक्रीज हो जाएगी, या ये कहें कि यहां पर जो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, या देखें फॉस्फोरस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्ड जो होगा ये वीक होता चला जाएगा, ठीक है ना। मेटल हाइड्रोजन, या ये कहें ये जो पी ब्लॉक वाले जो नाइट्रोजन फैमिली के एटम्स हैं, ये जब हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, इस बॉन्ड की बात कर रहे हैं, ये वीक होता चला जाएगा, यानी एसिडिक नेचर इंक्रीज होगी, और हम जानते हैं एसिडिक नेचर बेसिक नेचर का रिवर्स होते हैं, तो बेसिक नेचर रिड्यूस होती चली जाएगी। इसके अलावा जब हम ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाएंगे तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज होंगे, क्योंकि जैसा अभी हमने कहा कि हाइड्रोजन इजीली रिलीज हो जाएगा, और हाइड्रोजन रिलीज होगा तो जिस पर भी जाएगा उसका रिडक्शन कर देगा, यानी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है और बेसिक प्रॉपर्टी डिक्रीज हो रही है। ऑप्शन बी जो है इट इज करेक्ट एनालॉजीज। ऑप्शन सी, SF4 सीसो शेप, SF4 का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d, एक लोन पेयर होता है इसके अंदर SF4 के अंदर। तो यहां पर हम देखें, सॉरी दो, यहां पर हम देखें तो एक लोन पेयर होगा, ये लोन पेयर ट्राइगोनल पे होगा,
और SF4 जो होगा, SF4 कुछ इस तरह का होगा। अगर हम SF4 की स्ट्रक्चर देखें तो ये होगी SF4 की स्ट्रक्चर, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, और इसको हम शीशो शेप, के शेप या पाई शेप कह सकते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद में BRF3। BRF3 जो होता है इसका हाइब्रिडाइजेशन भी यही होगा, और BRF3 इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगी। यहां पर होंगे लॉन पेयर, और इन लॉन पेयर की वजह से ये थोड़ा सा बेंट हो जाएगा। वैसे तो टी शेप होना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा बेंट शेप में आ जाएगा, यानी ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट। H2S2O7 दैट इज ओलियम, इसको हम ओलियम कहेंगे, ये या पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी कह सकते हैं, ओलियम। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड नहीं, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि पायरोसल्फ्यूरिक एसिड एंड ओलियम बोथ आर सेम थिंग, और ये दोनों के दोनों यही हैं, यानी ये जो है ये इनकरेक्ट एनालॉगी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर डी। करेक्ट आंसर इज डी, इनकरेक्ट एनालॉगीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 51। ये क्वेश्चन सॉल्यूशन चैप्टर से लिया गया है, और इसमें भी हमें कुछ ऐसा ही एनालॉगीज बतानी है। कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉगी, इसमें भी एनालॉगी अपने को देखनी है। एट स्पेसिफिक कंडीशंस द सॉल्यूशंस व्हिच शो ए लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट स्लो दैट इज ए, एंड एट स्पेसिफिक कंडीशन सॉल्यूशन शो लार्ज नेगेटिव डेविएशन, ये हो जाएगा बी। यानी ए जो होता है ये तो लार्ज डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, और बी नेगेटिव डेविएशन। अब अगर कोई पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा तो वो ए जो होगा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स बनेगा। जैसा हम जानते हैं यहां पर जितना ज्यादा डेविएशन आएगा पॉजिटिव में, वो बॉइलिंग पॉइंट में उतना ही हम कहेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप में चला जाएगा, क्योंकि उसमें इंट्रामोलिकुलर इसमें जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाता है। अट्रैक्शन कम होने से बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाएगा, तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। लेकिन नेगेटिव डेविएशन मतलब अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हो रहा है, और ऐसे में वहां पर जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, यानी बी इज मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। तो हमारा जो आंसर होगा, आंसर हो जाएगा बी, ए मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स एंड बी मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। ये था क्वेश्चन नंबर 51। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग कॉलम 1 एंड कॉलम 2। इसमें कॉलम मैचिंग है, सॉलिड स्टेट का एक क्वेश्चन है। देखते हैं, इसमें रेडियस रेशियो हमें गिवन है और उसका मैचिंग करानी अपने को कोऑर्डिनेशन नंबर से। रेडियस रेशियो अगर लेस देन 1.55 होता है तो ये लीनियर होते हैं, यहां पर ये होगा लीनियर, और लीनियर में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो होगा 2, यानी ए इज मैच्ड विद 3, ए का मैच 3 के साथ हो गया। 0.2252 टू 0.0414 ये होता है टेट्राहेड्रल के लिए, और टेट्राहेड्रल में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है ये 4 होगा, तो बी जो है ये करेक्ट मैचिंग होगा ए के साथ, सॉरी 1 के साथ। सी जो है ये होता है ऑक्टाहेड्रल के लिए, और यहां पर जो होगा कॉलम मैचिंग में ये हो जाएगा 4, यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6, और अगर जो वैल्यू है वो 0.7 से भी ज्यादा चली जाए तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो इंक्रीज होते हैं, मैक्सिमम होंगे, और वो होंगे 8। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ए के साथ में होगा 3, बी के साथ में होगा 1, और सी के साथ में होगा 4, एंड डी के साथ में होगा 2। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी जो होगा वो इसके लिए सबसे सुटेबल जो होगा, इसमें कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 52। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट है केस स्टडी। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 53, 54 एंड 55। These 3 questions are related to case study। एक केस स्टडी हमें गिवन है, चलिए पहले उस केस को स्टडी कर लेते हैं। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन, बिल्कुल सही है, एल्केन के डेरिवेटिव्स हैं। which can be obtained by replacing hydrogen atoms by halogen atom। The primary difference between haloalkane and haloarenes is that haloalkane are derivative of open chain hydrocarbon, whereas haloarene are derivative of aromatic hydrocarbon। दोनों के दोनों हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव हैं।
alkyl halide and aryl halide can be classified on the basis of number of halogen, means mono, di, tri halides, and sp2 sp3 hybridized carbon carbon bond, sp2 hybridized carbon hydrogen bond. इनके बेसिस पर हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं. These organic compound can dissolve non-polar compounds. Non-polar compounds में इनको हम डिसॉल्व कर सकते हैं, जैसे बेंजीन, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, कार्बन टेट्राक्लोराइड एटसेट्रा, and are therefore used as a solvents. Many derivative of alkyl and aryl halide are used in medicine. Some of them have adverse effect on environmental and are labeled as pollutant. जैसे DDT हो गया, फ्रियोन्स हो गए, ये हार्मफुल इफेक्ट भी शो करते हैं. ठीक है, तो ये तो हो गया केस स्टडी. अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस देखते हैं. एक हमें हेलोएल्केन गिवन है और इस हेलोएल्केन की रिएक्शन पोलर प्रोटिक मीडियम में करा रखी है अल्कोहल के साथ. ये रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म के थ्रू होगी. SN1 मैकेनिज्म में पहले यहां पर हेलोजन रिमूव करेंगे. तो हेलोजन रिमूव होने से यहां कार्बोकेटाइन बनेगा एक. ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन यहां पर बन रहा है. ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन हमें मिल जाएगा. ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, ठीक है, 2 डिग्री. यहां पर हम देखें तो ये बॉन्ड है, यहां पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, ये इस तरह से. अब इसमें होगा रीअरेंजमेंट और रीअरेंजमेंट में यहां हाइड्रोजन, ये पॉजिटिव शिफ्ट हो जाएगा और जिस कार्बन पर पॉजिटिव जाके स्टेबल होगा आफ्टर रीअरेंजमेंट, वहीं पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाएगा. तो यहां न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाएगा और 3 डिग्री पर OCH3 आके ऐड होगा और आंसर हो जाएगा इसमें C. SN1 रिएक्शन जो कि कार्बोकेटाइन के थ्रू होती है, ये रिएक्शन और कार्बोकेटाइन के थ्रू होती है, इसीलिए इसमें रीअरेंजमेंट कराना भी कंपलसरी है. अगर पॉसिबल हो तो रीअरेंजमेंट. ये था क्वेश्चन 53. केस स्टडी का सेकंड क्वेश्चन नंबर 54. क्वेश्चन ये है कि इसमें एल्कीन की रिएक्शन करा रखी है और HBr के साथ में, और यहां H एंड Br का एडिशन हो रखा है. रिएक्शन एडिशन रिएक्शन है और इसमें फर्स्ट अटैक जो होगा ये H प्लस का होगा फर्स्ट अटैक, देन सेकंड अटैक जो होगा ये Br माइनस का. और एडिशन रिएक्शन हो चाहे सब्स्टिट्यूशन हो, फर्स्ट अटैक जिसका होता है वही रिएक्शन का नाम होगा. तो एडिशन में फर्स्ट अटैक यहां इलेक्ट्रोफाइल का हो रहा है, तो रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, एडिशन दोनों का होगा, इलेक्ट्रोफाइल का भी होगा, न्यूक्लियोफाइल का भी होगा, लेकिन फर्स्ट अटैक हो रहा है इलेक्ट्रोफाइल का, इसलिए रिएक्शन का नाम हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन ऑफ सैंपल पेपर 2 और लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट रिएक्टिव. तो ये हेलोएल्केन की जो रिएक्शंस होती हैं मोस्टली, यहां पर हम देखें ये जो ऑप्शंस गिवन है ये या तो 2 डिग्री के हैं या 1 डिग्री के हैं. ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन, और ये हम जानते हैं कि जो रिएक्टिविटी होती है यहां पर ये 2 ब्रोमो फिर 1 ब्रोमो. पहले इन सबको अगर हम देखें 1 ब्रोमोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन एंड 1 क्लोरोप्रोपेन. इनमें से हमें मोस्ट रिएक्टिव बताना है. तो यहां जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है हेलोएल्केन के लिए, चाहे वो कोई भी रिएक्शन हो, हेलोएल्केन का रिएक्टिविटी ऑर्डर RI, RBr, RCl एंड RF, ये होता है रिएक्टिविटी ऑर्डर. यानी ये RBr एंड RCl, इसमें से RBr की रिएक्टिविटी RCl से ज्यादा होगी. यानी ब्रोमोएल्केन आर मोर रिएक्टिव देन क्लोरोएल्केन, यानी ये जो रिएक्टिविटी होगी वो इन दोनों से ज्यादा हो जाएगी. ऐसा हम रिएक्टिविटी ऑर्डर देख सकते हैं. अब हमें अगर 2 ब्रोमो 1 ब्रोमो में बताना है तो 2 ब्रोमो जो होगा इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी, इसका कार्बोकेटाइन 1 ब्रोमो से मोर स्टेबल होगा. तो यहां पर जो रिएक्टिविटी होगी मैक्सिमम दैट इज इन 2 ब्रोमो प्रोपेन.
इस रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। तो ये क्वेश्चन थे, ये थे क्वेश्चन सैंपल पेपर 2 के। तो आप ऐसे ही कनेक्टेड रहिए हमसे, और बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे सैंपल पेपर आपको मिलने वाले हैं टर्म 1 की आपकी प्रिपरेशन को और ज्यादा रिफाइन करने के लिए। स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।